प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। लेक्चर नंबर 33 यस, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। मतलब मूल जो बात आज हम लेंगे वो लेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार दिए हैं। बेटा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, अंतर्राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। अब राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, विश्ववाद, इन सब के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। कहाँ? जब मैं आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं समझाऊंगा। मैंने कुछ राजनीतिक विचारधाराएं तो अपलोड कर दी हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं राजनीतिक विचारधाराओं नाम से। बाकी कुछ विचारधाराएं बची हुई हैं, उनको भी मैं एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन आज हम स्पेशल राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, इन विचारधाराओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कुछ कहा है उसकी चर्चा करेंगे। यस, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, इतना फिर मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। मतलब राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। राष्ट्रवाद जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, इन सब के आधार पर सबको एकीकृत करने की भावना है। अब यहाँ मैं इसकी व्यापक रूप में परिभाषाएं वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें तो दयानंद सरस्वती के विचारों को समझना है। मैंने तो केवल संकेत दिया। मैं पुनः कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद इत्यादि जितनी भी ढेरों राजनीतिक विचारधाराएं हैं, इन सब के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। कब? जबकि हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन को समझा चुके होंगे उसके बाद में। ठीक है बेटा, अब शुरू करें हम राष्ट्रवाद के बारे में दयानंद सरस्वती के क्या विचार हैं। यस बेटा, अब राष्ट्रवाद के बारे में दयानंद सरस्वती के विचारों को मैं समझाना शुरू करूं, उससे पहले ये डायग्राम मैंने बना रखा है। ये डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले ये डायग्राम समझें आप, उसके बाद में ये डायग्राम समझेंगे, फिर एक एक बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे समझेंगे हम, ध्यान दें। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज्य की बात की। जरा ध्यान रखना, स्वदेशी, स्वदेशी, स्वराज्य और बहिष्कार, इधर नोट कर सकते हैं आप। इसकी बात सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मतलब स्वराज्य के अग्रदूत कौन है बेटा? दयानंद सरस्वती हैं। स्वदेशी की बात खुल करके सबसे पहले किसने की कि भारत भारतीयों के लिए है, स्वराज्य भारत की प्रथम आवश्यकता है, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। बहिष्कार की बात सबसे पहले किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये डायग्राम बनाएंगे आप। सबसे पहले स्वदेशी की बात करने वाले दयानंद सरस्वती, स्वराज्य की बात करने वाले दयानंद सरस्वती, बहिष्कार की बात करने वाले दयानंद सरस्वती। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार, जैसे कि मैंने नोट भी किया है, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय स्वाभिमान के विचार ने राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। ये लास्ट में निष्कर्ष मैंने लिखा है, लेकिन पहले आप ये डायग्राम समझ लेंगे। ठीक है, अब एक एक बात इधर आएगी। ये तो मैंने एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की है जिसके आधार पर आगे हमें बढ़ना है। तो राष्ट्रवाद समझें, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय से लेकर के और मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक है, उनका मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य है स्वशासन, आत्मचेतना की भावना जागृत करना, स्वशासन की भावना जागृत करना, आत्मचेतना की भावना जागृत करना, आधुनिकता की भावना जागृत करना। ये राजा राम मोहन राय का भी लक्ष्य रहा है, गांधी जी का भी लक्ष्य रहा है। मतलब राजा राम मोहन राय से लेकर के गांधी जी तक जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक है, उन सबका लक्ष्य यही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, विचार सृष्टि का सार तत्व। मतलब वास्तविक रूप में जो ये आदर्शवादी विचारक हैं, जिसमें हम 5 ले रहे हैं मुख्यतः, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, आदर्शवादी विचारक 5 कौन होंगे? अरविंद घोष, लाल बाल पाल और दयानंद सरस्वती। लाल बाल पाल का मतलब
लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये पांचों के पांचों जो आदर्शवादी विचारक हैं, ये यूरोप के आदर्शवादी विचारकों से प्रभावित हैं। यूरोप के आदर्शवादी विचारक हीगल हैं, इमनुएल कांट हैं, और राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो हैं। प्लेटो ने अपनी विषय प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक लिखी है। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये जो भारत के आदर्शवादी विचारक हैं, यूरोप के आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित हुए हैं। और यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा क्या कहती है कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है, और इसी बात को ये पांचों के पांचों आदर्शवादी विचारक स्वीकार करते हैं कि भाई विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है, और प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। ये यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा कहती है, और भारत के आदर्शवादी विचारकों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की चेतना की अभिव्यक्ति है। यस, इसी बात को मोहनदास करमचंद गांधी ने आगे जाकर कहा कि मनुष्य अपने विचारों के द्वारा निर्मित प्राणी है, और मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ विचारों का ही खेल है। यस, विचार ही वस्तु बन जाया करते हैं, जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। जैसे परिवार के विचार होंगे, जैसे परिवार के मुखिया के विचार होंगे, वैसा परिवार बन जाएगा। जैसा समुदाय का जो मुखिया होता है उसके विचार होंगे, वैसा ही समुदाय बन जाएगा। जिस संस्था का जो मुखिया होता है उसके जैसे विचार होते हैं, वैसा ही वो संस्था बन जाती है। सब कुछ विचारों का खेल है, ये सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि का मूल तत्व चेतना भी है तो जड़ भी है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने सृष्टि का मूल तत्व जड़ को बताया है, भौतिकता को बताया है, पदार्थ को बताया है। आगे हमने लिखा है आदर्शवादी विचारक, मतलब आदर्शवादी विचारकों में हम 5 विचारकों का अध्ययन करेंगे: अरविंद घोष, लाल बाल पाल, दयानंद सरस्वती। फिर हमने लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है एहोम के द्वारा, और भारत आज़ाद कब होता है? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को मालूम है। ये तो 1885 से लेकर के 1947 तक जो स्वतंत्रता आंदोलन का काल है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए। प्रथम जो काल है उसको कहेंगे उदार राष्ट्रीयता का काल, जो कि 1885 से 1905 तक है। इसका प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा जो काल है, आप नोट कर लेंगे, दूसरा जो काल है उग्र राष्ट्रीयता का काल है। ये 1906 से 1919 तक है। इसके जो प्रमुख नेता हैं लाल बाल पाल हैं, अरविंद घोष हैं, और इनमें भी सबसे प्रमुख जो नेता है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। जो ये उग्र राष्ट्रीयता का काल है, इसी को उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा भी कहा जाता है, और इस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को ही आदर्शवादी विचारधारा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है गांधी युग, जो कि 1920 से 1947 तक का काल है। इसमें मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचारों का अध्ययन करेंगे, और गांधी जी पूर्ण रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए हैं। लाल बाल पाल भी दयानंद सरस्वती के विचार से प्रभावित हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो विचार दिए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी, 1885 से लेकर के और 1906 तक तो बात अलग थी, और 1906 के अंतर्गत पूर्ण रूप में स्पष्ट हो गया था कि दयानंद सरस्वती ने जो बातें कही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसे अपना लेना चाहिए, तभी हमें जो है ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। और दयानंद सरस्वती ने जैसे ही ये बातें बताई कि स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज्य, इन सब की बात की, तो इन सब को आगे चल करके लाल बाल पाल, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी स्वीकार किया। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कांग्रेस की पूर्वगामी कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ बिंदु के माध्यम से हम सारी बातें आएंगे, लास्ट वाला बिंदु यही बन रहा है, कांग्रेस की पूर्वगामी। मतलब वास्तविक रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में होती है, 1906 के अंतर्गत आकर के दयानंद सरस्वती के विचारों को हूबहू स्वीकार कर लेती है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906। और उसके बाद में लाल बाल पाल गांधी जी ने सारी बातें स्वीकार की हैं। किसकी? दयानंद सरस्वती की। कैसे? आप देखिएगा, स्वदेशी की बात को स्वीकार किया, बहिष्कार की बात को स्वीकार किया, स्वराज्य की बात को स्वीकार किया कि नहीं किया? किसने? लाल बाल पाल, मोहनदास करमचंद गांधी जी, सबने स्वीकार किया है। तो दयानंद सरस्वती के विचारों का सारा प्रभाव आगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे सबके ऊपर पड़ा है, और दयानंद सरस्वती के विचारों को स्वीकार किया है इन्होंने। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम मूल टॉपिक पर आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद, मतलब दयानंद सरस्वती के भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती वास्तविक रूप में वेदों के आधार पर, वेद 4 प्रकार के जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों के आधार पर, प्राचीन भारत के गौरव के आधार पर भारतीयों को ये बता रहे हैं कि आप अपने प्राचीन इतिहास को याद कीजिएगा, प्राचीन गौरव को याद कीजिएगा,
आप अपने वेदों को ध्यान दीजिएगा, आप कितने महान हैं। आपकी जो ये मानसिक दास्ता है ये गलत है, इसकी इन्होंने निंदा की थी, आलोचना की थी कि आप कितने महान हो, आप ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो महान हैं, आप विश्व के गुरु रहे हुए हैं, आप विश्व के गुरु हैं, आपने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, फिर आपकी मानसिक दास्ता के शिकार बने बैठे, इसकी भर्त्सना की थी दयानंद सरस्वती ने। कैसे जाने, ये बात तो मैंने आपको बताई दी है, डायग्राम तो ठीक है। अब सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं, कुछ बातें आप पृष्ठभूमि के रूप में समझेंगे बेटा। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती मूलतः एक धार्मिक पुरुष थे, साधु थे, सन्यासी थे। ये बात सत्य है कि दयानंद सरस्वती मुख्यतः एक धार्मिक चिंतक थे, एक धार्मिक पुरुष थे, एक साधु थे, एक सन्यासी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, पूर्णतया सत्य है। लेकिन दयानंद सरस्वती ने धार्मिक चिंतन के साथ ही साथ राजनीति के बारे में भी अपने विचार व्यापक रूप में दिए हैं, समाज व्यवस्था के बारे में भी अपने विचार व्यापक रूप में दिए हैं, और अर्थव्यवस्था के बारे में भी अपने विचार व्यापक रूप में दिए हैं। इसलिए मैंने नोट किया है कि राजधर्म में भी रुचि थी। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक मुख्यतः, बाकी सारी पुस्तकों की मैंने प्रथम लेक्चर में ही सारी बातें बता दी, आप लिस्ट में लिख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। राजधर्म मतलब राजनीति, राजनीति में भी इनकी रुचि थी, राजनीति के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कहाँ? अपनी रचना सत्यार्थ प्रकाश में, ठीक है। और इसके बाद में जब 1857 की क्रांति विफल हो जाती है तो इसका प्रभाव दयानंद सरस्वती पर पड़ा। हाँ, दयानंद सरस्वती ने जब अपने गुरु विरजानंद को गुरु दक्षिणा दी तो गुरु दक्षिणा के रूप में विरजानंद ने ये बात मांगी थी, क्या बात मांगी थी कि भाई पतन के गर्त में जो भारत भूमि डूबी है इसको आपको मुक्त कराना है। दयानंद सरस्वती ने इसका पूरा प्रयास किया था। तो नोट करें, पतन के गर्त में डूबी भारत भूमि को पतन से उबारने के लिए दयानंद सरस्वती ने प्राचीन भारत के गौरव, वैदिक स्वराज्य, राष्ट्रीय आत्मसम्मान की धारणा पर बल देकर अपने इस दायित्व को पूरा किया। कौन सा? इनके गुरु ने जो गुरु दक्षिणा के रूप में ये बात ली थी, क्या गुरु दक्षिणा प्राप्त की थी? उन्होंने ली थी गुरु दक्षिणा, क्या कि आपको भारत को मुक्त कराना है, और दयानंद सरस्वती ने इसके लिए अथक प्रयास भी किया। ठीक है, ये पृष्ठभूमि में नोट करेंगे। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में नॉर्थ ब्रुक ने ये कहा कि दयानंद सरस्वती एक राजद्रोही साधु हैं। और एक विद्वान और हैं वेलेंटाइन। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती को राजद्रोही साधु किसने कहा है? नॉर्थ ब्रुक ने कहा है। इसके बाद में एक विद्वान है वेलेंटाइन सिरोल, नोट करेंगे वेलेंटाइन सिरोल, मैं फिर बोल रहा हूँ वेलेंटाइन सिरोल कह रहे हैं कि अपने परिणाम में प्रभाव की दृष्टि से उनकी शिक्षाओं का प्रभाव धर्म सुधार की तुलना में राजनीतिक अधिक था। अब जरा देखिएगा, दयानंद सरस्वती मूलतः धार्मिक चिंतक थे, लेकिन सिरोल क्या कह रहे हैं कि नहीं, गलत बात है। अपने परिणाम प्रभाव की दृष्टि से उनकी शिक्षाओं का प्रभाव धर्म सुधार की तुलना में राजनीतिक अधिक था। मतलब धर्म की तुलना में राजनीति पर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। आप देखिएगा, जबकि मूलतः धार्मिक चिंतक है लेकिन राजनीति पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और डेफिनेटली ये बात पूर्णतः सत्य है। 1906 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को खुल करके स्वीकार किया था। और इसका क्या परिणाम हो सकता है? अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद से संबंधित तत्वों की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिसको कि हम 7 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है कि राष्ट्रवाद के ऊपर हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे, अंतर्राष्ट्रवाद पर भी अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें हम किसी देश विशेष की बात नहीं करेंगे। उसमें हम राजनीतिक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद समझाएंगे। यहाँ तो केवल दयानंद सरस्वती की बात हो रही है। पहला बिंदु तत्व, धार्मिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती वास्तविक रूप में देखा जाए तो
राष्ट्र के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं और वेदों के आधार पर, प्राचीन भारत के गौरव के आधार पर, प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने वेदों के आधार पर ये बात की, तो इसलिए इनको आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक की संज्ञा दी जाती है, धार्मिक राष्ट्रवाद के जनक की संज्ञा दी जाती है। मतलब मूलतः ये भारत की जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि आप बटे हुए नहीं हैं, आप कटे हुए नहीं हैं, आप में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। आप एकजुट होइएगा, आप एक राष्ट्र हैं, आपकी सभ्यता संस्कृति श्रेष्ठ है, इसमें कहीं पर भी फूट के लिए कोई स्थान नहीं है। अरविंद घोष कह रहे हैं कि दयानंद ने सही अर्थ में वेदों को भारत की युगों की चट्टान, ये नोट करेंगे, युगों की चट्टान मानकर पकड़ लिया, युगों की चट्टान मानकर पकड़ लिया और वेदों के आधार पर ही भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। और एकजुटता करना ही राष्ट्रवाद की निशानी है। यस, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा होना, यही तो राष्ट्रवाद है। जहां पर राज्य और राष्ट्र घुल मिल जाते हैं, जहां पर राज्य निर्माण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं संपूर्ण हो जाती हैं, वो भी तो राष्ट्रवाद है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सामाजिक उत्थान का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के अंतर्गत कहा कि जब तक जो है सामाजिक क्षेत्र में, समाज व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं उनको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनप पाएगी। क्योंकि राष्ट्रवाद राष्ट्र की प्रति निष्ठा है। राष्ट्रवाद में वास्तविक रूप में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतियों में पूर्ण रूप में एकजुटता हो जाती है, एकीकृत भावना आ जाती है, राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा होता आती है। यहाँ पर धर्म, जाति, भाषा ये सब नीचे स्थान पर आ जाती हैं और प्रथम स्थान पर राष्ट्र होता है। सब राष्ट्र के लिए एकजुट हो जाते, एकजुटता ही तो राष्ट्रवाद है। तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि सामाजिक सुधारों को राष्ट्रवाद की अनिवार्य शर्त एवं साधन माना। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट रूप में कहा कि सामाजिक सुधारों को राष्ट्रवाद के अनिवार्य शर्त एवं साधन के रूप में स्वीकार किया। इनका कहना है कि समाज व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होंगे तब तक जो है राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनप पाएगी। इसलिए सबसे पहले सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था में सुधार कीजिएगा। और सामाजिक सुधार यदि आप कर रहे हैं तो सामाजिक सुधार ही राष्ट्रवाद की अनिवार्य शर्त एवं साधन है। क्या? सामाजिक सुधारों को राष्ट्रवाद के अनिवार्य शर्त एवं साधन बतलाया है। किसने? दयानंद सरस्वती ने। अगली बात, भारत के पतन का प्रमुख कारण सामाजिक कुरीतियां और सुदृढ़ सामाजिक संगठन का अभाव बताया। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भी भारत के पतन का जो प्रमुख कारण है, क्योंकि दयानंद सरस्वती के समय भारत पतन के गर्त में डूबा हुआ था और पतन के गर्त से उबारने का काम दयानंद सरस्वती को सौंपा गया था। इनके गुरु ने सौंप दी थी ये बात, गुरु दक्षिणा के रूप में ये तो बात ली थी इन्होंने कि भाई आपको जो है पतन के गर्त में डूबे भारत को बाहर निकालना है, मुक्त करना है। दयानंद सरस्वती ने ये तो प्रयास किया था। इसलिए दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले ये कहा कि भी भारत के पतन का जो प्रमुख कारण है वो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां और सुदृढ़ सामाजिक संगठन का अभाव है। मतलब यहाँ पर मजबूत सामाजिक संगठन नहीं है और विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, तो इनको दूर किया जाए। और दयानंद सरस्वती ने कहा कि जैसे मान लीजिएगा विवाह की बात आती है तो महिला और पुरुष का जो विवाह हो सहमति से हो। वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, वर्ण व्यवस्था का। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सोशल सिस्टम में सुधार की बात कर रहे हैं। उस समय समाज व्यवस्था में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, तो उन सब कुरीतियों को वेदों के आधार पर दूर करने का प्रयास करवा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज भी समाज व्यवस्था में हम आज़ाद भी हो गए, सारी बातें हैं, फिर भी हमारी समाज व्यवस्था में अनेकों कमियाँ आज भी हैं, अनेकों कमियाँ हैं। मृत्यु भोज आज भी है, दहेज प्रथा आज भी है। तो ये क्या हो रहा है? हम कितने आधुनिक बन गए हैं, देखिएगा आप जरा। मृत्यु भोज सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है, फिर भी खुले में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और मृत्यु भोज तो मैं कहता हूँ कि पहले तो एक दिन होता था, आप तो जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन से लेकर के और उसका जो 12वां होता है, कहीं 12वां 13वां जो भी किया जाता है, अलग अलग परंपराएं हैं समाजों में, तो वहाँ तक कंटिन्यू भोजन चलता रहता है। आप बताइएगा हैं?
और दहेज की बात आती है, दहेज प्रथा की, तो ये भी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी सरकारी सेवा में आ जाता है तो वाह भाई वाह, क्या बात है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना कुछ दहेज लेना चाहता है, पता नहीं वो अपने आप को कौन सा ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं फिर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकारें ज़रा इस तरफ ध्यान दें। तो इन्होंने सामाजिक उत्थान का समर्थन किया। दो, तीसरी बात, ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रीय गौरव एवं स्वाभिमान का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रीय गौरव एवं स्वाभिमान का समर्थन किया। मूल बात एक ही आ रही है कि दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर सब कुछ कहा है। वेदों के आधार पर दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेद अपौरुष्य हैं, वेदों का निर्माण स्वयं ईश्वर के द्वारा किया गया है, ईश्वर कृत है, किसी व्यक्ति विशेष ने इसका निर्माण थोड़ी ना किया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वास्तव में देखा जाए तो प्राचीन भारत का जो गौरव है वो अभिमान करने लायक है। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश जाति है, ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश साम्राज्य है, वो भारतीयों को कभी कुछ संज्ञा देते हैं, कभी कुछ संज्ञा देते हैं, वनवासी कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। दयानंद सरस्वती इसका जवाब दे रहे हैं कि भारत के मूल निवासी आर्य हैं, आर्य, और इनकी मुख्य भाषा संस्कृत है, अन्य प्रकार की जो भाषाएं सब संस्कृत से निकली हैं। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में दुर्योधन जैसे पात्रों की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन जैसे पात्रों की इन्होंने निंदा की, जो कि समाज में फूट डालने का काम करते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य यही काम कर रही थी। मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि अपने आप में स्पष्ट है कि ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रीय गौरव स्वाभिमान का समर्थन किया। मतलब इन्होंने ये कहा कि भाई देखा जाए तो प्राचीन भारत का गौरव वास्तव में गौरव ही था, विश्व गुरु के रूप में हमें दर्जा प्राप्त था। चारित्रिक दृष्टि से हम कितने सुदृढ़ थे, हैं? हमारे अंदर इतने गुण थे, इतने गुण थे, स्वाभिमान का गुण, आत्मनिर्भरता का गुण, त्याग की भावना, सत्यवादी, अहिंसा प्रिय, अरे भाई ना जाने क्या क्या चारित्रिक गुण थे हमारे अंदर। तो प्राचीन भारत तो वास्तविक रूप में सम्मान और गौरव के योग्य था। और फिर आज मानसिक दास्ता, दयानंद सरस्वती ने कहा कि इस समय दास्ता, मानसिक दास्ता, ये गलत बात है। चौथा, स्वराज्य की तीव्र आकांक्षा की अभिव्यक्ति। नोट करें, चौथा बिंदु, स्वराज्य की तीव्र आकांक्षा की अभिव्यक्ति। मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्वराज्य के प्रथम जो अग्रदूत हैं दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ने खुल करके स्वराज्य की बात की थी। ठीक है, अब समझें इसको। दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट कहा कि मानसिक दास्ता की उन्होंने भर्त्सना की, आलोचना की, निंदा की। और मैंने लिखा प्रथम भारतीय, मतलब आधुनिक राजनीतिक चिंतन में दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप में खुल करके, खुले में, सबके सामने कहा क्या कि मानसिक दास्ता की इन्होंने भर्त्सना की, आलोचना की, निंदा की कि आपका गौरव, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ, और फिर आप दास बने हुए, आप गुलाम बने हुए। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात इन्होंने कही, दयानंद सरस्वती से पहले जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, राजा राम मोहन राय हैं, ये सब कह रहे थे कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है। मतलब उदार राष्ट्रवादी कह रहे थे कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है, ये एक ईश्वरीय वरदान के रूप में है। दयानंद सरस्वती ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, खुलकर कह दिया कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में नहीं है, ब्रिटिश शासन हमारे लिए वरदान नहीं है बल्कि अभिशाप है। उग्र राष्ट्रवादी ने खुल कर कह दी ये बात, लाल बाल पाल ने भी बात कह दी, खुल कर कही है ये बात लाल बाल पाल ने, तो कि भारत पर शासन ब्रिटिश सरकार कर रही है तो भारत के हित में नहीं है, और वो वरदान नहीं, अभिशाप है। यही बात दयानंद सरस्वती ने कही। पहले दयानंद सरस्वती ने कही थी बात, उसके बाद में लाल बाल पाल ने स्वीकार किए। लाल बाल पाल दयानंद सरस्वती के बाद में आते हैं। तो ब्रिटिश शासन हित में सहमत नहीं, क्या मतलब कि भाई दयानंद सरस्वती से पहले गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे, ये कह रहे थे कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में, ब्रिटिश शासन ईश्वरीय वरदान है। दयानंद सरस्वती ने इस बात का समर्थन नहीं किया और ऐसा स्वीकार कर दी ये बात, और साफ कह दिया कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में नहीं है। तो मैं नोट कर दिया, ब्रिटिश शासन हित में सहमत नहीं। मतलब दयानंद सरस्वती से पहले गोपाल कृष्ण गोखले जो कह रहे थे कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है, ब्रिटिश शासन ईश्वरीय वरदान के रूप में, दयानंद सरस्वती ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और साफ कह दिया कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में नहीं है, सहमत नहीं। अगली बात, स्वराज्य भारतीयों की प्रथम आवश्यकता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले ये बात कही थी कि स्वराज्य भारतीयों की प्रथम आवश्यकता है। नोट करें,
स्वराज्य भारतीय की प्रथम आवश्यकता किसने कही? ये बात दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, नोट करना इसको भी, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि दैट, मतलब इंट्रोड को हम लेना है, कहा है कि विदेशी शासन भले ही वह श्रेष्ठ हो, सुशासन हो, अच्छा शासन हो, और यदि स्वदेशी शासन कुशासन है दे रहा है, श्रेष्ठ शासन नहीं है, बुरा शासन है, तो भी स्वदेशी शासन विदेशी शासन से कहीं श्रेष्ठ है। दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि अगर स्वदेशी शासन कुशासन दे रहा है, बुरा शासन है, अच्छा शासन नहीं है, तो भी विदेशी शासन यदि सुशासन है, अच्छा शासन है, तो उससे अच्छा है। मतलब दयानंद सरस्वती साफ कह रहे हैं कि स्वदेशी शासन श्रेष्ठ है, भले ही वो कुशासन दे रहा है, फिर भी विदेशी शासन श्रेष्ठ है। विदेशी शासन भले ही सुशासन दे रहा है, लेकिन फिर भी स्वदेशी शासन भले ही वो कुशासन दे रहा है, विदेशी शासन से श्रेष्ठ बता रहे। कौन? दयानंद सरस्वती। नोट करना इसको। यहां पर मैंने इंट्रोड को दे दिया है, क्लोज करना, ये पूरी बात लिख लेना। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक स्वराज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि अगर आप प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत कितना श्रेष्ठ था, विश्व का गुरु रहा हुआ है, और कहा कि उस समय भारत विश्व का गुरु है, इसी के साथ साथ स्वयं की स्वतंत्रता को स्वीकार करते करते दुनिया के अन्य राष्ट्रों की भी स्वतंत्रता को स्वीकार करता था। ये भारत, ये वो भारत है। इसलिए इन्होंने वैदिक स्वराज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। वेदों की मूल बात यही है कि जो कुछ भी कह रहे हैं वेदों के आधार पर कह रहे हैं। अगली जो बात आती है, एनी बिसेंट कह रहे हैं, नोट करें, एनी बिसेंट कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए का नारा लगाया। नोट करना है इसको। एनी बिसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए का नारा लगाया था। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने लगाया? दयानंद सरस्वती ने लगाया। ठीक है बेटा। इसके बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दयानंद सरस्वती को स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक कहते हैं। नोट करना ये बात। स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक कौन है? दयानंद सरस्वती। किसने कही ये बात? तिलक ने कही है ये बात। क्या? कि स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक कौन है? दयानंद सरस्वती है। किसने कही बेटा? तिलक ने। किसके बारे में? दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वराज्य का प्रथम संदेशवाहक कौन है? दयानंद सरस्वती। पांचवा बिंदु, स्वदेशी की बहुआयामी अवधारणा का समर्थन। फिर से बोल रहा हूँ, स्वदेशी की बहुआयामी अवधारणा का समर्थन, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट। स्वदेशी की बहुआयामी अवधारणा का समर्थन। दयानंद सरस्वती का कहना है कि बिना स्वदेशी के स्वराज्य संभव नहीं, स्वराज्य के बिना स्वदेशी संभव नहीं। तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार की भावना पर बल देने वाले पहले व्यक्ति, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत राजनीतिक चिंतन में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार की भावना पर बल दिया। सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार की बात की, और जैसे दयानंद सरस्वती ने इस बात को कहा तो 1906 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दयानंद सरस्वती के इन विचारों को स्वीकार किया, और आगे चल करके फिर लाल बाल पाल अरविंद घोष ने भी इन बातों को स्वीकार किया, और फिर अंत में जाकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी इन बातों को स्वीकार किया। छठा है निर्भीकता एवं चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रवाद के बारे में जो छठा विचार दिया वो दिया कि निर्भीकता एवं चारित्रिक दृढ़ता। मतलब दयानंद सरस्वती ने कहा कि आप अपने प्राचीन गौरव को उठा करके देखेंगे तो प्राचीन भारत की जनता, भारत के लोग निर्भीकता से जीवन जीते थे, निडर हो करके शेर की तरह जीवन जीते थे, किसी से नहीं डरते थे, और चरित्र की दृष्टि से स्वावलंबन की भावना, आत्मविश्वास, त्याग की भावना, अहिंसा के गुण, ये सब प्राचीन भारत के लोगों में थे। तो इन्होंने कहा, भारतीयों को कहा कि आप भी तो अपने प्राचीन गौरव का अनुकरण कीजिएगा। उस समय
भारत के लोग निडर होकर के जीते थे और चरित्र की दृष्टि से कितने सुदृढ़ मजबूत थे, जबकि आज आप में कमी है, अभाव है, तो इसको अपनाइएगा। और जैसे ही अपनाएंगे तो निश्चित रूप में लोगों में राष्ट्र की प्रति निष्ठा होगी और जाति, भाषा, धर्म, इनकी जो विभिन्नता है, विभिन्नता होते ही भी ये एकता के रूप में रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जब एक देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतियाँ होते हुए भी वो एकजुट हों, यही तो राष्ट्रवाद है। और इसी की बात दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। 7वां बिंदु, कांग्रेस के पूर्वगामी। दयानंद सरस्वती कांग्रेस के पूर्वगामी क्यों हैं? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जैसे ही ये कहा, क्या कहा कि स्वदेशी, स्वराज्य और बहिष्कार को अपनाओ, इन्होंने जैसे ये बात कही तो इसके बाद में 1906 में आकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दयानंद सरस्वती की इन बातों को स्वीकार किया और आगे चल करके लाल बाल पाल ने भी इन बातों को स्वीकार किया, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी इन बातों को स्वीकार किया। इसलिए ये कांग्रेस के पुरोगामी हैं। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 के बाद में जिन विचारों को अपनाया, इन विचारों को पहले दयानंद सरस्वती ने ही दे दिया था, इसलिए ये कांग्रेस के पुरोगामी कहलाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ नोट किया है, तिलक, ध्यान दें, तिलक दयानंद सरस्वती को, ध्यान देंगे, दयानंद सरस्वती को स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक मानते हैं, इसलिए कांग्रेस के पुरोगामी कहलाते हैं। नोट करेंगे, तिलक ने कहा कि दयानंद स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक हैं। दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक हैं। तिलक कह रहे हैं किसके बारे में? दयानंद के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। और स्वराज्य की प्राप्ति को जन्मसिद्ध अधिकार माना। मतलब तिलक ने स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वराज्य का प्रथम संदेशवाहक कहा और स्वराज्य की प्राप्ति को जन्मसिद्ध अधिकार बताया। मतलब तिलक ने स्वराज्य की प्राप्ति को अपना जन्मसिद्ध अधिकार कहा। जैसे तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात तिलक ने किससे सीखी? जॉन लॉक से। मैंने जॉन लॉक के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में देख सकते हैं। क्योंकि जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ ही 3 अधिकार मिल जाते हैं, जन्म के साथ, और जब जन्म के साथ ही 3 अधिकार मिल जाते तो उनको कोई भी सरकार छीन नहीं सकती है। क्या क्या? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो तिलक ने कहा कि जब पश्चिम वाले ये बात मानते हैं कि बच्चे को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो क्या भारतीय मानव नहीं है? और अगर भारतीय मानव है तो स्वराज्य हमें जन्म के साथ मिला है, आप लोगों ने छीना है, अब हम बलपूर्वक आपसे छीन लेंगे। ये तिलक का कहना है, ठीक है। अब हम निष्कर्ष रूप में कुछ बातें बताएंगे कि भाई राष्ट्रवाद के बारे में जो अपने विचार थे, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ध्यान दें, हम सबसे पहले तो ध्यान देना है कि वास्तविक रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे, लेकिन धार्मिक चिंतक होते हुए भी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्रीय संदेश दिया। ध्यान देना, मतलब धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्रीय संदेश दिया। क्योंकि समाज व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय संदेश दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार की बात करें तो राष्ट्रीय संदेश दे रहे हैं, राज व्यवस्था में सुधार की बात करें तो राष्ट्रीय संदेश दे रहे हैं, और धार्मिक चिंतन तो ये मुख्यतः कर ही रहे हैं, धार्मिक चिंतक तो थे ही। अगला आता है, एक विद्वान हैं एलकॉट, ये नोट करना है आपको, ए है ये आधा लय, एलकॉट कह रहे हैं कि दयानंद ने अपने अनुयायियों पर गहरा राष्ट्रीय, इसको पूरा लिखना है आपको, राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव छोड़ा। फिर बोल रहा हूँ मैं, एलकॉट कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों पर
गहरा राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव छोड़ा। तो दयानंद सरस्वती के बाद में आप देखिएगा लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इन सब के ऊपर स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव पड़ा। सत्य है ये बात। आगे अब अंत में निष्कर्ष में मूल बात लिखेंगे। स्वदेशी की बात करने वाले पहले कौन है? दयानंद सरस्वती। स्वराज्य की बात पहले करने वाले कौन है? दयानंद सरस्वती। तो स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय स्वाभिमान के विचार ने में नहीं करना है, विचार ने राष्ट्रीय और ध्यान देंगे राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, इसको और नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ इसको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी, स्वराज्य, स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना, और विदेशी में बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, उल्टा उनका बहिष्कार करना। और आप देखिएगा आगे चल करके तिलक ने तो खुल करके इसका प्रयोग किया था, साफ कह दिया था कि हम मरने को मर जाएंगे लेकिन विदेशी दवाओं का प्रयोग भी नहीं करेंगे। विदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में भी हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, खुल करके बहिष्कार किया था। स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय स्वाभिमान, इसको पूरा लिखेंगे, राष्ट्रीय स्वाभिमान के विचार ने राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक बौद्धिक नोट करेंगे, नैतिक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। किसने? स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय स्वाभिमान के विचार ने राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार किसने की? राष्ट्रीय स्वाभिमान ने, स्वराज्य ने, स्वदेशी ने, और बहिष्कार भी लिख देंगे यहाँ पर, बहिष्कार भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इन चारों ने राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। इन चारों ने, नोट करेंगे किस किस ने? स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय स्वाभिमान और बहिष्कार के विचार ने राष्ट्रीय आंदोलन की नैतिक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की। अब आप देखेंगे आगे चल करके लाल बाल पाल गांधी जी, इन सब ने इन विचारों को स्वीकार किया है कुछ सूक्ष्म अंतर के साथ। अंत में नोट करेंगे इसको। बेटा यहाँ पर जो एक एक बात बताई जा रही है, मैं गागर में सागर भरने वाली बातें बता रहा हूँ कि ये सारी बातें यदि आप समझ जाते हैं तो आपको कहीं पर भी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। भले ही फिर वो यूपीएससी में पूछा जाए, कहीं पर भी पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेंगे, निश्चित, पूर्ण विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ ये बात में। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म, प्रसार, उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान, अंत में आप नोट कर लेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म, प्रसार, उत्थान में दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये हो गया दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। मुझे विश्वास है राष्ट्रवाद के बारे में जितनी भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो दयानंद सरस्वती ने कही हैं वो सब मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है आप राष्ट्रवाद के बारे में दयानंद सरस्वती के क्या विचार थे इनको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।